पिछले 2 महीने में स्टॉक मार्केट में करीब 9% से अधिक की गिरावट देखी गई। हालांकि ये गिरावट 10.5-11% के आसपास हो गई थी, लेकिन 22 नवंबर 2024 को यानी पिछले ट्रेडिंग सेशंस में इसमें थोड़ी तेजी देखी गई और उस दिन 9.5% 9.25% के आसपास टोटल गिरावट थी। और ये सारी गिरावट पिछले 2 महीने में हुई, यानी 26 सितंबर 2024 को स्टॉक मार्केट में पिक लेवल पे था और 2 ही महीनों में ये करीब 9.5-10% के आसपास गिरावट हो गई। मार्केट की इस हलचल में एक कॉमन इक्विटी इन्वेस्टर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के मन में कई सवाल आते हैं। सबसे पहला सवाल कि क्या मार्केट कभी बाउंस बैक भी करेगा। दूसरा सवाल, यदि बाउंस बैक करेगा तो कब तक बाउंस बैक करेगा। और तीसरा सवाल कि इस परिस्थिति में इक्विटी स्टॉक इन्वेस्टर या इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को क्या मार्केट से परहेज करना चाहिए या इसको बाइंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखना चाहिए। तो सबसे पहले पहला सवाल कि क्या ये बाउंस बैक करेगा। जनाब, इतिहास गवाह है कि स्टॉक मार्केट में करेक्शंस और क्रैक्स होते रहते हैं, फिर भी ये बाउंस बैक करता है। हो सकता है ये बाउंस बैक का पीरियड कम या अधिक हो, ये दूसरी बात है, तो ये बाउंस बैक जरूर करेगा। दूसरा सवाल, कब बाउंस बैक करेगा। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं जो भविष्यवाणी कर दूं कि 2 महीने में करेगा, 4 महीने में करेगा, 2 दिन में करेगा। हो सकता है अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं स्टॉक मार्केट शायद खुल गया होगा और हो सकता है क्योंकि 23 तारीख को महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे, उसके कारण हो सकता है कि मार्केट आज ग्रीन में हो। जनाब, ये ग्रीन में हो, रेड में हो, ये हम एस्टिमेट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन भविष्यवाणी कभी नहीं कर सकते। हालांकि मैं जो चर्चा करूंगा इस बात पे कि कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से मैं अनुमान लगा सकता हूं। कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं निफ्टी का सपोर्ट लेवल 22,800 के आसपास है और अभी करीब 23,907 के 900 के आसपास 22 नवंबर 2024 को मार्केट बंद हुआ था। इसका मतलब एक संभावना जताई जा रही है ये करीब 1,000 या 1,100 निफ्टी और टूटे वो और उसके बाद ये फिर बाउंस बैक हो। ये 1,000 पॉइंट्स का टूटना हो सकता है 10 दिन में हो, 1 सप्ताह में हो, 1 महीने में हो, 2 महीने में हो। उसके बाद लोग अनुमान लगा रहे हैं, हो सकता है थोड़ा आगे भी जाए, थोड़ा पीछे भी जाए, ये केवल अनुमान है। कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जब 25-26 फाइनेंशियल ईयर का जब फर्स्ट क्वार्टर का इंडियन कंपनी का अर्निंग रिपोर्ट्स आएंगे, यानी जून 2025 का जो अर्निंग रिपोर्ट्स आएंगी, उसके बाद इसमें बाउंस बैक होगा। लेकिन बाउंस बैक होगा इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। तीसरा सवाल, क्या मार्केट की इस परिस्थिति में हमें मार्केट में इंटर करने से परहेज करना चाहिए या इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। आज की वीडियो में एक लाइव एग्जाम्पल लेके, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि इतिहास गवाह है कि स्टॉक मार्केट में करेक्शन और क्रैश होते रहते हैं, तो आज लाइव एग्जाम्पल लेंगे और लाइव एग्जाम्पल लेने के बाद इसकी एनालिसिस करेंगे और उसके बाद कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट की जो परिस्थितियां आज हैं उस परिस्थिति में हमें इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्रीट करना चाहिए या हमें मार्केट में इंटर करने से या यूं कह लें कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से परहेज करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले चर्चा की थी, इतिहास गवाह है कि मार्केट करेक्शन या क्रैश आज पहली बार नहीं हुआ है और यदि पिछले 10-11 साल के निफ्टी के या स्टॉक मार्केट के इतिहास पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि 2013 में ये गिरावट 13% के आसपास थी, 2016 में ये गिरावट 10% के आसपास थी, 2020 में कोविड काल में ये 35% के आसपास गिरावट दर्ज की गई थी और 2022 में ये करीब 14% के आसपास गिरावट दर्ज की गई थी। और लेटेस्ट 4 जून 2024 को जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन का रिजल्ट्स आ रहे थे उस दिन भी मार्केट अच्छा खासा गिरा था। अब हम 2013, 16, 20 और 22 में जो गिरावट आई थी इसके थोड़ा फाइन ट्यून करेंगे और इस फाइन ट्यून में हम देखते हैं कि जनवरी 2013 में, यदि हम 2013 की बातें करें तो जनवरी 2013 में स्टॉक मार्केट 6,000 पे था, जो अगस्त 2013 में ये 5,118 पे आ गया और दिसंबर 2013 में ये 6,400 आ गया। इसका मतलब जनवरी से अगस्त के बीच में जो गिरावट आई ये -14.7% के आसपास थी और अगस्त 2013 से दिसंबर 2013 के बीच में फिर तेजी देखी गई इसका 25.05% के आसपास। यही बातें यदि 2016 की यदि करें तो जनवरी 2016 में ये 7,946 पॉइंट्स पर थी, जो फरवरी 2016 पूरे एक महीने के बाद ये 6,825 पॉइंट्स पे आ गई और इसमें यदि गिरावट देखें तो ये गिरावट करीब
14.11% के आसपास थी। और फिर फरवरी के बाद ये सितंबर 2016 में ये 8,969 पे मार्केट आई। और यदि हम फरवरी और सितंबर के बीच का यदि कंपेरिजन देखें तो ये करीब 31.41% के आसपास तेजी देखी गई थी। अब यदि यही बातें हम 2020 की करें तो जनवरी 2020 में निफ्टी 12,182 पॉइंट्स पे था, जो मार्च 2020 में गिर के ये 7,511 पॉइंट्स पे आ गए। इसका मतलब 38.34% के आसपास में गिरावट आई थी पिछले ये मात्र 2 महीने के अंदर। और दिसंबर में ये फिर बढ़ के 13,892 हो गई और मार्च से दिसंबर के बीच ये करीब 84.96% के आसपास तेजी दिखी। 2022 में जनवरी में ये 17,626 था, जून 2022 में ये कम होकर 15,183 हो गया और ये 13.86 का नेगेटिव रिटर्न, मतलब गिरावट जो दर्ज की गई है 13.86% के आसपास थी। और फिर उसके 6 महीने बाद दिसंबर में ये बढ़कर तेजी देखी गई और 18,887 पॉइंट्स पे चढ़ गई। और यदि जून से दिसंबर का देखें हम परफॉर्मेंस तो ये करीब 24.4% के आसपास इसमें तेजी दर्ज की गई। अब यदि हम बात करें कि अगस्त 2013, फरवरी 2016, मार्च 2020 और जून 2020 जबकि मार्केट सबसे निम्नतम स्तर था उस वर्षों में, यदि उन तिथि को उन दिनों यदि हम 10,000 रुपए का लमसम में इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज के दिन में उसकी परिस्थितियां क्या होती। और ये हमने लाइव एग्जाम्पल के लिए हमने 2 स्मॉल कैप के फंड्स, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और एसबीआई का स्मॉल कैप फंड को लिया हुआ है और इसमें हमने रेगुलर और डायरेक्ट प्लान दोनों को कंपेयर किया है। बेसिक पर्पस ये था कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये अंदाजा नहीं होता है कि यदि वो रेगुलर लेते हैं या डायरेक्ट लेते हैं तो उसमें कितना लॉस या कितना प्रॉफिट होता है, और उस लॉस या प्रॉफिट के बदले यदि रेगुलर लेते हैं तो उसमें जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या कमीशन एजेंट हैं वो कितना सर्विसेज देखते हैं। और ये आपको कंपेयर करना है कि जितना उसके चलते लॉस हो रहा है आपको रिटर्न कम मिल रहा है, क्या उसके कंपैरिजन में उस हिसाब से वो सर्विस आपको दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। और इस हिसाब से यदि अगस्त 2013 की बातें करें तो 28 अगस्त 2013 को निफ्टी 2013 के हिसाब से निम्नतम स्तर पर था 5,118 पॉइंट्स पे। और इस दिन यदि हम निप्पॉन स्मॉल कैप में 10,000 रुपए का इन्वेस्ट किए होते तो आज के दिन में ये 2,19,586 रुपए हो जाती यदि आपका डायरेक्ट प्लान होता। और एसबीआई स्मॉल कैप में डायरेक्ट प्लान में ये करीब 1,76,811 होता। फ्रेंड्स, ये इस पर आगे चर्चा करने के पहले मैं बता दूं, मैं किसी म्यूचुअल फंड का प्रमोटर नहीं हूं और न ही मैं सेबी का कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं, न ही मुझे एएमएफआई का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है। मैं एक एनालिस्ट हूं जो पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं उसके बेसिस पर मैं इंटरप्रिटेट किया करता हूं और अपना विचार दिया करता हूं। मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आपको मेरे विचार लगे कि सहमति के लायक है तो सहमत हो, और यदि लगे कि सहमति के लायक नहीं है तो आप बिल्कुल असहमत हो सकते हैं। तो इस पर आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि मैं निप्पॉन स्मॉल कैप में यदि करीब 11 साल पहले यदि आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते ये 2,19,586 होते और एसबीआई स्मॉल कैप में ये 1,76,811 होते यदि आप डायरेक्ट में किए होते तो। और यदि वही रेगुलर में किया होता आपने तो 1,97 होता निप्पॉन स्मॉल कैप में और एसबीआई स्मॉल कैप में 1,55 1,56 के आसपास होता। और डायरेक्ट और रेगुलर के प्लान में जो डिफरेंस होता निप्पॉन में करीब 21,983 रुपए। जनाब, आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे और जो आपको 11 साल के बाद जो कम रिटर्न मिल रहे हैं, लॉस हो रहे हैं आप यूं कह लें, वो करीब 219% या 220% के आसपास है। और एसबीआई स्मॉल कैप में ये करीब 208 या 209% के आसपास का कम मिलेगा। तो ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये निर्णय आपको लेना है कि आप डायरेक्ट लेंगे, रेगुलर लेंगे। और बेसिक पर्पस केवल यही था कि रेगुलर लेने के कारण आपको कितना लॉस हो रहा है उसे कंपेयर कर लें कि क्या इतना लॉस रेगुलर में जो सुविधाएं मिल रही हैं आपको वो सुविधाएं के बदले में दिया जा सकता है नहीं। यदि लगता है कि दिया जा सकता है आप बिल्कुल रेगुलर प्लान को ऑप्ट करें, और यदि लगता है कि नहीं ये नहीं दिया जा सकता तो आप डायरेक्ट प्लान को ऑप्ट करें। फिर बात करें 2016 की, 29 फरवरी 2016 को ये 6,825 रुपये अपने निम्नतम स्तर पर थी। और निप्पॉन स्मॉल कैप में 8,40,000 बनते, एसबीआई में 6,64,65 के आसपास बनते। और यदि रेगुलर प्लान लेते तो ये 7,72,000 और डिफरेंस जो है यहाँ 6,834 रुपये। मतलब पिछले आठ सालों में, ये 8 या 8.5 सालों में अब 10,000 रुपये के बदले आपको इतने रुपए कम मिलते। और एसबीआई में ये 6,372 रुपये कम मिलते आपको
रेगुलर प्लान यदि आप ऑप्ट करते तो। यदि बात करें 2020 की, 24/3/20 को 2020 में मार्केट अपने निम्नतम स्तर पर था और ये पॉइंट्स था 7,511, और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में डायरेक्ट में मिलता 17,285 और रेगुलर में मिलता आपको 67,525 रुपये, और डिफरेंस जो था रेगुलर और डायरेक्ट का ये 2,760 रुपये था। वही SBI स्मॉल कैप में 47,738 रुपये आपको डायरेक्ट में होते और रेगुलर में ये होते 45,480 रुपये, और डिफरेंस जो है 2,258 रुपये आपको रेगुलर प्लान में कम मिलता आज के दिन। ये सारे जो फिगर्स हैं ये 22 तारीख के जो मार्केट क्लोज हुआ था उसके एनएवी के बेसिस पर कैलकुलेट की गई हैं। और यदि 17/6/2022 जो 2022 का सबसे निम्नतम स्तर था स्टॉक मार्केट का, उस दिन निफ्टी 50 15,183 थी, और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में उसने भी 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो 22,976 रुपये होते डायरेक्ट में, रेगुलर में होते 22,511, और डिफरेंस जो था ये 465 रुपये आपको कम मिलते हैं। ये वही SBI स्मॉल कैप में 18,778 रुपये बनते आपके डायरेक्ट में, और रेगुलर में बनते 18,328 रुपये, और ये कम मिल जाए 450 रुपये आपको रेगुलर प्लान में कम मिलते। फ्रेंड्स, इन पूरी बातों पर एक नजर डालने से हमें कुछ बातें समझ में आती हैं। सबसे पहली बात कि मार्केट का गिरना और चढ़ना ये मार्केट का नेचुरल फ्लो है। कोई भी स्टॉक मार्केट यदि केवल बढ़ता ही जाता है या कमता ही होता जाता है, इसका मतलब कुछ न कुछ कमियां हैं। यदि उसमें वोलेटिलिटी होती है, करेक्शंस होते हैं, करेक्शन होना एक स्वस्थ परंपरा की निशानी है स्टॉक मार्केट का। सो अभी मार्केट करेक्ट हो रहा है तो आप मान के चलें कि ये बाउंस बैक तो होगा ही होगा, और इस जो आपको गिरावट देखी जा रही है स्टॉक मार्केट में, इसको आप अपॉर्चुनिटी माने इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के पहले एक चीज ध्यान रखें, बिकॉज हमने तो यहाँ डेट दिया है कि 28 अगस्त 2013 को निम्नतम स्तर पे था, 17 जून 2022 को निम्नतम स्तर पे था, लेकिन जनाब स्टॉक मार्केट में कोई टाइम नहीं कर सकता है। आप ये पता नहीं कर सकते हैं कि आज की गिरावट, सबसे अधिक गिरावट आज ही होगी, कल से मार्केट ऊपर जाएगा या और गिरावट होगी, इसको कोई जज नहीं कर सकता। जो ये कहता है कि मैं जज कर रहा हूँ, वो केवल उनका भाग्य है कि उन्होंने जो कहा वो सही हो गया। सो कोशिश ये करें गिरते मार्केट में कि सारे जितने आपको इन्वेस्ट करने हैं एक साथ इन्वेस्ट ना करें, आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें, सो दैट कि कल यदि मार्केट ऊपर भी जाए या नीचे भी जाए तो आपको कॉस्ट एवरेजिंग का आपको फर्क पड़े और आपको बेहतर रिटर्न मिलता रहे। दूसरी बात है, मैंने बातें की थी डायरेक्ट और रेगुलर की, आप ये देख लें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये डिफरेंस जो दिखाया हुआ है हमने, ये इतने कम आपको कॉर्पस बनेंगे 10 साल 8 साल 5 साल जो भी टाइम टेन्योर उन्होंने दिखाया हुआ है, ये कंपेयर करें कि जितना आपको कम मिल रहा है, या यूं कह लें कि जितने आप अपने एजेंट को या एडवाइजर को पैसे पे कर रहे हैं उसके एवज में वो सर्विस क्या दे रहे हैं। यदि आपको लगता है कि सर्विस उससे बेहतर दे रहे हैं, उस सर्विस के बदले इतना दिया जा सकता है, आप बिल्कुल रेगुलर प्लान को लें। और यदि लगता है कि केवल एजेंट का काम फॉर्म भरवाना और AMC के ऑफिस में जमा करना है, तो यही काम है और उस काम के लिए मैं इतने पैसे इसको पे कर रहा हूं, हमें लगता है कि उस परिस्थिति में आपको डायरेक्ट प्लान ही लेना चाहिए। बिकॉज कि आपने अब फंड बताया, आपने उसने केवल फॉर्म भरवाया, फॉर्म को जमा किया, इस बात के लिए यदि कोई कहे कि 10,000 रुपये आज से 11 साल पहले जमा किए थे हमने और उसके बदले 11 वर्ष कमीशन के रूप में पे करूं, तो मेरे विचार से ये बहुत उचित नहीं है, ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं, अंतिम निर्णय डिपेंड करता है आपके परसेप्शन पे, आपके एडवाइजर पे, या आपके जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उस पर। सो अंतिम निर्णय हमेशा आप अपने स्तर से लें। थैंक यू।